नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के रीतिकाल पर आगे की बात प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने रीतिकाल के इतिहास, काल गणना और रीतिकाल के नामकरण पर विचार विमर्श किया था। आज हम बात कर रहे हैं रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों पर। देखिए, कोई भी काल होता है, कोई भी समय होता है, कोई कालखंड होता है जिसमें साहित्य का सृजन होता है, उसकी अपनी एक प्रवृत्तियां, अपनी एक परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों के अंतर्गत साहित्य का सृजन होता है। रीतिकालीन परिस्थितियां जो थी वो उस समय की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो स्थितियां थी वो सारी की सारी देखें तो सामंतवादी परंपरा में बंधी हुई थी। तो जाहिर है कि कभी भी उसी परंपरा का बंधा हुआ होगा, कभी को भी राजाश्रय की आवश्यकता होगी, कभी भी किसी के निर्देशों की पालना में ही कार्य करेगा, कभी स्वच्छंद और उन्मुक्त होकर कार्य नहीं कर पाएगा। जहां भक्ति काल का कवि अपने मन से, अपने मन की भावनाओं को शब्दों में पिरोकर आराधना के रूप में प्रस्तुत करता था, वहीं रीतिकाल का कवि किसी अन्य के मन के कुंठा को शांत करने के लिए उसके निर्देशानुसार काव्य सृजन कर रहा है, उसको प्रसन्न करने के लिए काव्य सृजन कर रहा है। तो परिस्थितियां अलग हैं, साहित्य के सृजन की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं और उस भिन्नता का प्रभाव साहित्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो उस समय जो दो मूल प्रवृत्तियां थी, एक तो थी काव्य शास्त्रीय प्रवृत्ति, जिसमें जो कवि होता था, जो साहित्यकार होता था, जो रचनाकार होता था, वो अपने पांडित्य को परिलक्षित करता था, वो दिखाना चाहता था अपना पांडित्य, अपना आचार्यत्व प्रदर्शित करना चाहता था। और एक था सरल सहज काव्य सृजन, जिसमें सीधी सीधी बात मन को रुचिकर लगे, कुंठाएं शांत हो जाएं और जो भावनाएं हैं उनको शांति प्रदान। तो ये दो धाराएं उस समय में काव्य में एक साथ प्रवाहित हो रही थी और कवि निरंतर अपने आश्रयदाता बदलते जा रहे थे। एक भूषण को छोड़ दें तो महाकवि भूषण इतने सौभाग्यशाली रहे जिन्हें छत्रपति शिवाजी का आश्रय प्राप्त हुआ। उसके बाद देव जैसे कवि को भी भटकना पड़ा है, लगातार देव आश्रयदाता की उसमें भटकते रहे। तो मूल तो आश्रयदाताओं की वजह से कवियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां थी वो सामने नहीं आ पाई, बल्कि आश्रयदाताओं की इच्छाओं के रूप में काव्य ने जन्म लिया। तो कुछ सामान्य परिस्थितियां रही और उन परिस्थितियों के साथ ही आचार्यत्व की होड़ में हम आगे बढ़े। देखें और इसी क्रम में देखें तो आचार्यत्व के साथ साथ, पांडित्य के साथ साथ, जो उस समय के राजा और जो सामंत लोग होते थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जो साहित्य रचा जाता था वो भी उसी श्रेणी में आता था। जैसे केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये उस समय में अपने आश्रयदाता की प्रिय गणिका के अध्ययन के लिए केशव ने इसका सृजन किया था। हालांकि ये दोनों रचनाएं बहुत श्रेष्ठ कोटि की रचनाएं हैं, परंतु इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो कारण केवल और केवल आश्रयदाता की प्रसन्नता ही थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसने रीतिकाल को आगे बढ़ाया। तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां थी क्या, किन प्रवृत्तियों के तहत रीतिकाल आगे बढ़ा। तो सबसे पहले थी सामंती अभिरुचि। मैंने जैसा कि अभी आपको पहले कहा कि सामंतवादी युग था, राजाओं का युग था, नवाबों का युग था और ज़्यादातर अधिकतर तो जो हैं वो राजपूत राजा थे। तो महलों के दायरे में साहित्य सिमट कर रह गया था, स्वच्छंद साहित्य नहीं था। भक्ति काल में राधा और कृष्ण, राम और सीता जो आदर्श और आराध्य के सिंहासन पर बैठे हुए थे, रीति काल में आते आते कवियों ने इन्हें सामान्य नायक और नायिका के रूप में स्थापित कर दिया।
ये एक अलग बात है कि राम का चरित्र मर्यादित रहा, लेकिन राम और सीता के प्रेम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। राम और सीता के प्रेम को भी सांसारिक प्रेम के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तात्पर्य कहने का कि रीतिकालीन कवि अंतःपुर का कवि रह गया, केवल अंतःपुर का कवि रह गया। और उस स्थिति में जो है काव्य का सृजन कैसा होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहता था कि प्रेम के पीछे विलास की इच्छा प्रमुख हो गई, भोग विलास प्रमुख हो गया, और वही काव्य का विषय बना। यानी कोई भी कवि पत्नी को महत्व नहीं देता, परकिया को महत्व देता है। अर्थात परकिया जो है, पराई स्त्री जो है, वो काव्य का विषय बन गई, वही नायिका बनी। घर की गृहिणी, गृह लक्ष्मी, ये सारे शब्द उस समय बेमानी हो गए थे। यानी स्त्री एक भोग विलास की वस्तु से ज्यादा और कुछ रह नहीं गई। उसके नक्षिक सौंदर्य का वर्णन प्रमुखता से प्रस्तुत होने लगा। तो ये सामंतवादी अभिरुचि उस समय की प्रमुख प्रवृत्ति रही। इसके बाद जो है अगली प्रवृत्ति आती है आचार्यत्व का प्रदर्शन। यानी कि जो कवि था, जो विद्वान लोग होते थे, उस समय के जो साहित्यकार होते थे, अपने आचार्य को प्रदर्शित करके ही आश्रयदाता को रिझाते थे। लक्षण ग्रंथों के आधार पर, काव्य शास्त्र के आधार पर वो अपने काव्य रचना करके अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करते थे। तो वो एक अन्य प्रवृत्ति रही कि आचार्यत्व का प्रदर्शन लगातार होता रहा, और उसके लिए उन्हें बहुत सारे अपने आश्रयदाताओं को बदलते रहना पड़ा कवियों को। तो कवि स्वतंत्र होकर कविता नहीं लिख रहा है। यहाँ कवि जो है वो आश्रयदाताओं की कुंठाओं को शांत करने के लिए कविता लिख रहा है। तो आश्रयदाता प्रमुख हो गया साहित्य के लिए। अगला आता है श्रृंगारिक प्रवृत्ति, जो प्रमुख प्रवृत्ति है रीतिकाल की। सारे रस गौण हो गए, श्रृंगार रस की प्रधानता। और श्रृंगार रस उस समय की धार्मिक साहित्य पर भी हावी हो गया। धार्मिक साहित्य को भी उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। यानी जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा कि राधा और कृष्ण, राम और सीता जो हमारे आराध्य रहे थे, वर्तमान में आते आते, रीतिकाल के वर्तमान में आते आते, ये दोनों भी श्रृंगारिक नायक और नायिका हो गए। यानी यहाँ भी अपनी कुंठाओं को कवियों ने उड़ेल दिया, आरोपित कर दिया। तो श्रृंगारिक प्रवृत्ति इसमें सबसे प्रमुख रही। लीलाओं का वर्णन हुआ, रास लीलाओं का वर्णन हुआ, भक्ति मार्ग भी श्रृंगार के रास्ते पर चला। इसके अतिरिक्त अन्य जो और प्रमुख जो प्रवृत्ति है वो नारी सौंदर्य का चित्रण। देखिए पूरा रीति साहित्य जो है वो नारी और ऋतु वर्णन पे आधारित है। षड ऋतु वर्णन और नारी का नक्षिक सौंदर्य। अगर हम इन दोनों विषयों को रीतिकाल से बाहर कर देते हैं तो रीतिकाल में कुछ शेष रह ही नहीं जाता। फिर तो कुछ गिने चुने भक्ति के, कुछ छंद पद दोहे रह जाएंगे, और गिने चुने नीति के कुछ छंद पद दोहे रह जाएंगे, जिनका कोई विशेष अपना औचित्य शेष नहीं रह जाएगा। तो रीति काल में, श्रृंगार काल में नारी का नक्षिक सौंदर्य, नारी का सौंदर्य वर्णन प्रमुख रहा। चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो केशव हो, चाहे वो भूषण हो, चाहे वो मतिराम हो, चाहे वो बोधा हो, किसी भी धारा के कवि की रचना आप उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको श्रृंगार की प्रधानता और नारी के सौंदर्य का चित्रण आपको विशेष रूप से मिलेगा। यानी नारी जो है वो, और नारी भी रूपवती नारी। रूपवती नारी किसी भी कवि के केंद्र में, विषय के केंद्र बिंदु में रही है। और जैसे मानो रचि छवि मूर्ति मोहनी श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। श्रीधर कवि ऐसी नायिका का बखान करते हैं जो ईश्वर ने रूप मोहिनी के रूप में पैदा किया, अर्थात जिसका रूप जो है मोहित कर देने वाला है। केवल उसी नारी के सौंदर्य का बखान इसका कालखंड में हुआ है। कहने का तात्पर्य कि श्रृंगार काल रूपवती नारी के सौंदर्य का वर्णन मात्र रहा है,
साधन रहा है, उसका एक ऐसा विश्राम स्थल रहा है जहाँ दौड़ भाग से भागते हुए परेशान होता हुआ व्यक्ति नारी की गोद में, नारी की यीशु की छाँव में आके विश्रांति प्राप्त करता है, उसके मन को शांति मिलती है। इसीलिए कवि लोग, राजा लोग जितने भी थे, युद्ध में भी अपने कवियों को साथ लेके जाते थे कि दिन भर युद्ध होता था और रात को ये कवि लोग जो थे राजाओं का मनोरंजन करते थे, श्रृंगारिक कविताएं सुना सुना के उनकी कुंठाओं को शांत करते थे, श्रृंगारिक कविताओं को सुना सुना के। तो रीतिकाल में दो प्रवृत्तियां बहुत तेजी से बढ़ी। नंबर एक, राजनर्तकियों को रखना एक प्रचलन हो गया राज दरबारों में, और राजकवि रखना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। अच्छे से अच्छा कवि छांट कर लाया जाए, ढूंढ कर लाया जाए, दूसरे राज्यों से उसको और अधिक वेतन और अधिक पारिश्रमिक का लालच देकर लाया जाए, ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न उस समय में हो गया था। उसके बाद जो रहा कि नारी का जो सौंदर्य है, नारी का जो आकर्षण है और नारी के इर्द गिर्द जो सारा साहित्य रचा जा रहा है, उस कुंठा में कवि ने नारी को उसके सम्मानित स्थान से नीचे उतार दिया। यानी अब नारी चमक दमक हासी कसक लपक झपक लपटानी और जही रीति सो रति मुकति और मुकति अति हानि। नारी का काम केवल अब इतना रह गया, उसकी चमक, उसकी तमक, उसकी हंसी, उसकी सिसकी, उसकी लपक, उसकी झपक, उसकी लिपटना आदि सारे जितने भी कार्य रहे, जो बंद कमरे के कार्य हैं, स्त्री के और पुरुष के बीच के संबंधों के जो कारक हैं, उनको कवियों ने बिल्कुल सबके सामने खोल दिया। आज हम वर्तमान की बात करते हैं। आज वर्तमान में जो स्थिति है, इससे बहुत खराब स्थिति सामंत काल में रही है स्त्री की। अगर इस विषय पर, खाली इस विषय पर परिचर्चा करें तो आज की स्त्री तो बहुत सुरक्षित और बहुत पढ़ी लिखी और बहुत मजबूत स्त्री है। आज की स्त्री के बारे में हम वो बात नहीं कर सकते जो उस समय की स्त्री के बारे में सरेआम, सरे बाजार, सरे दरबार की जाती थी। तो रीतिकाल में स्त्री के पद का पतन हुआ, स्त्री का पतन नहीं हुआ, स्त्री के पद का। स्त्री मजबूर थी, स्त्री कुछ कर नहीं सकती थी। स्त्री क्या करती, उसके बारे में अगर आप अलग अलग बातें कर रहे हैं, वो तो परमस्त थी, वो क्या करती बेचारी। लेकिन आज की स्त्री इस स्थिति में नहीं है। आज की स्त्री तो जवाब देना जानती है और जवान से जवान का जवाब देती है, और कई मानों में तो कई और भी आगे बढ़ी हुई है। तो समय और परिस्थिति बदली, श्रृंगार का चित्रण उच्छृंखल हुआ और कई जगह अतिशयोक्तिपूर्ण श्रृंगार लिखा गया। तो रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि सभी ने, जिनमें आपके बिहारी देव, मतीराम आदि जितने भी कवि रहे, उन्होंने अपने अपने तरीके से नारी के सौंदर्य का वर्णन किया। तो ये प्रमुख प्रवृत्ति रीतिकाल में अगर सबको हटा दिया जाए, केवल इस एक प्रवृत्ति को भी देखा जाए, तो ये रीतिकाल के लिए पर्याप्त प्रवृत्ति मानी जाती है। फिर आता है वैराग्य और भक्ति का मिश्रण। जैसा मैंने आपको पूर्व वीडियो में भी कहा था कि भक्ति का दामन छोड़ा नहीं था रीतिकालीन कवियों ने, और वैराग्य उनमें स्वाभाविक था अंदर से, किंतु मजबूरी थी। राज्याश्रयों के अनुसार जिनके वो आश्रित थे, उनकी मनोभावनाओं के अनुसार उनको काव्य सृजन करना पड़ रहा था, परंतु अपनी भावनाओं को, अपनी भक्ति को, अपने अंदर के आध्यात्म को समय समय पर वे राधा और कृष्ण, राम और सीता के चित्रण के रूप में प्रस्तुत करते रहते थे। कभी कभी वो चित्रण जो है वो अपनी गरिमा से गिर भी जाता था, लेकिन कभी तो वो अपनी गरिमा पर भी रहता था। उस बात का वो कभी विशेष ध्यान रखते थे। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण उस समय में हुआ। यह अगली प्रवृत्ति है कि प्रकृति जो है वो उद्दीप्त करती है। बादल हो रहे हैं, बारिश गरज रही है, मोर कूक रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, ये झरने बह रहे हैं। हम कल्पना मात्र भी करें तो उससे भी ये चीज स्पष्ट होती है, कल्पना करने मात्र से ये चीज स्पष्ट होती है कि इस सारी चीजों से काम उद्दीप्त होता है,
श्रृंगार उद्दीप्त होता है, प्रेम उद्दीप्त होता है। और जब इनका वर्णन आएगा, जब हम ये वर्णन करेंगे और वहाँ सदैव स्नाता एक नायिका नदी में से या झरने में से स्नान करके निकल रही है, उसके गेसू से बूंद टप 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 गिर रही है, उसके चेहरे पर बूंदें टिकी हुई हैं। आप कल्पना कीजिए उस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ इस सौंदर्य को मिलाकर जब कवि प्रस्तुत करता है तो श्रृंगार उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो एक निजता थी, उस निजता का हरण हुआ, उस निजता को समाप्त किया रीतिकालीन कवियों ने और उसे सार्वजनिक कर दिया। प्रकृति एक सार्वजनिक है, उसको निजता के साथ मिला दिया और उसको उसका वर्णन उन्होंने रीतिकाल में किया। तो प्रकृति का दोहन हुआ। मूल रूप से देखें तो प्रकृति को उद्दीपन के रूप में चित्रित किया। प्रकृति को खुद ही नहीं पता कि मुझे कहाँ स्थापित किया जा रहा है। प्रकृति खुद नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ चित्रित किया जा रहा है, किस रूप में चित्रित किया जा रहा है। तो वो समय, उस समय में ये रहा। अगली प्रवृत्ति रही आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। देखिए, इसमें मैं अक्सर क्लास में भी चर्चा करता हूँ कि चाहे वो वीर गाथा काल का कवि रहा हो, चाहे वो रीतिकाल का कवि रहा हो, भक्ति काल को छोड़ दीजिए, तो जब भक्ति काल का कवि किसी के आश्रय में नहीं रहा। भक्ति काल के कवि ने स्वयं अपने आराध्य की आराधना की, वो किसी के आश्रय में नहीं रहा। तो कवि जो है वो किसी के भी आश्रय में है, उसी के एक, फिर मैं वो एक उक्ति हमेशा कहता हूँ, जिसकी खावे बाकड़ी उसके गावे की। आप जिसके सानिध्य में रहेंगे, आप जिसका अन्न खाएंगे, उसी की तारीफ करेंगे। तो आश्रयदाताओं की तारीफें की गई, अतिशयोक्तिपूर्ण की गई। और मैं अपने बहुत सरल लहजे में कहता हूँ कि जिस राजा के हाथ तलवार तक पहुँचते हुए कांपते थे, कवियों ने, उनके आश्रित कवियों ने उन्हें इस रूप में चित्रित किया, महायोद्धा के रूप में चित्रित किया कि दोनों हाथों से तलवार लेकर युद्ध में वो युद्ध करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आश्रयदाता, और ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम जिसके साथ रह रहे हैं, हम जिसके वफादार हैं, हम जिसका खाना खा रहे हैं, उसके बारे में उसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। तो उस समय के कवियों ने उसका पूरा अक्षर से पालन किया आश्रयदाताओं का। फिर उस समय में मुक्तक शैली में काव्य का सृजन हुआ, यानी जो प्रमुख शैली रही वो मुक्तक रही। छंद जो है वो अपेक्षाकृत बहुत छोटा हो गया। दोहों में और मुक्तकों में, इनमें रचना इस समय की हुई। रस अलंकार इनका तो बाहुल्य था ही था, और विशेष रूप से कि छोटी छोटी चीज़ों में, बातों में अपनी बात स्पष्ट कर दी जाए, इसका उन कवियों ने विशेष ध्यान रखा। ब्रजभाषा का तो स्वाभाविक है प्रयोग हुआ, क्योंकि ये काल पूरा ब्रजभाषा का था और ब्रजभाषा में ही इस कालखंड में पूरी रचनाएं हुई। ब्रजभाषा के साथ साथ बुंदेली, अवधी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया। ऐसा नहीं है कि खाली ब्रजभाषा रही, लेकिन प्रधानता ब्रजभाषा की इस काल में रही। तो ये एक आउटलाइन है प्रवृत्तियों की कि रीतिकालीन साहित्य किन प्रवृत्तियों के आधार पर आगे बढ़ा और किस ढंग से इस साहित्य ने अपने आगे के पायदान तय किए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवियों की, कि कौन कौन से प्रमुख कवि रहे और उन्होंने किन परिस्थितियों में काव्य रचना की और उनका काव्य किस श्रेणी का माना जाता है। तो हम एक अगले वीडियो में कवियों के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार।